नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र से, जहां पर एक हिंदू महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और जबरन निकाह करवाकर धर्मांतरण का आरोप लगाया है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत में शाहिद अंसारी, अरबाज अंसारी और मुस्लिम अंजुमन कमेटी के सदस्य सहित कई लोगों को नामजद बनाया है। महिला का यह आरोप है कि आरोपियों ने 6 महीने पहले ही उनकी बेटी के अपहरण की धमकी दी थी। अगवा नाबालिग की मां ने घटना की शिकायत केरेडारी थाने में की है। हिंदू संगठनों की भूख हड़ताल के बाद जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सजग हुई और नाबालिग लड़की को बेंगलुरु से रेस्क्यू किया गया है। इधर हजारीबाग सदर के बीजेपी विधायक ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया, साथ ही मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। बोलते किया कि कहाँ गई, हम क्यों वाइफ से निकलो, तुम जितना बक्सा है बक्सा में तुमको सारा सामान, आधार कार्ड है, वोटर अथी है, पासबुक है, पैसा है, जेवर जट्टी जो है। प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा आमरण अनशन में खुशी तो जरूर है कि बच्ची रिकवर हो गई है, पुलिस जानकारी निरंतर दे रही है, लेकिन हम इतना ही से संतुष्ट नहीं होंगे। हमारा आमरण अनशन तब पूर्ण होगा या टूटेगा कि जब तक ला के ऑथेंटिक रूप से, है ना, जिम्मेवारी के साथ हम लोग को एक लिखित के रूप में मिल जाए कि आपकी बच्ची बरामद हो गई है। साथ ही साथ आपके से जो तीनों मांग है, 3 मांग पर जिस मांग पर हम लोग अड़े हैं, वो मांग को पूरा होना चाहिए। अगर ये मांग विधि सम्मत नहीं है तो हम दोषी हैं, हम पर कार्रवाई हो। वर्तमान सरकार चल रही है, इसमें ये आम बात है। आम इस सेंस में कि हर जगह पर ये हो रहा है। एक समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो दबाव बना करके लोगों का जो है, लोगों का एक तरीके से देखो तो अपहरण ही कर रहे हैं। यहाँ भी यही मामला है, पुलिस ने केस रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभी लोग पकड़ से बाहर हैं। हम लोग यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी पकड़ा और इसको सजा हो, ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि भाई और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 गंभीर सवाल उठा रहा है। धर्मांतरण के आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी? थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस सुस्त क्यों रही, यह बड़ा सवाल इस वक्त। घर में घुसकर नाबालिग को कैसे अगवा कर लिया जाता है? तो धर्मांतरण के आरोपियों पर कार्रवाई कब होगी, ये सवाल इस वक्त पूछे जाते हुए, लेकिन जवाब अभी अनसुलझे हैं। थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस सुस्त क्यों रही और घर में घुसकर नाबालिग को कैसे अगवा कर लिया गया? हिंदू नेता कमलदेव गिरी की हत्या के विरोध में आज चक्रधरपुर बंद की घोषणा की गई है। बंद का आह्वान हिंदू संगठनों की तरफ से किया गया है। चक्रधरपुर के अलावे मनोहरपुर, चाईबासा समेत पूरे जिले में बंद बुलाया गया है। बंद के दौरान जहां दुकानों के शटर गिरे हुए हैं, गाड़ियों का परिचालन भी बंद नजर आ रहा है। इधर बंदी और हत्या की वारदात के बाद डीसी और एसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बंद समर्थकों की मांग है कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो आपको बता दें, कल से ही धारा 144 इलाके में लागू है। हत्या के बाद से जिस तरीके से तनाव बना हुआ था, लेकिन उसके बाद भी पत्थरबाजी और रोड़ेबाजी की घटना सामने आती है। आज चक्रधरपुर बंद का आह्वान किया गया है। परिचालन पर भी इसका सीधा असर नजर आता है। यहां पर वाहनों के परिचालन बंद नजर आ रहे हैं। एहतियाती तौर पर पुलिस बल की तैनाती सड़कों पर साफ तौर पर नजर आती है। तो चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी हत्याकांड की जांच अब एसआईटी करेगी। चाईबासा सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस ने यह दावा किया है कि बहुत जल्द इस हत्याकांड का खुलासा होगा और अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। एसपी ने यहां तक कहा कि पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और छानबीन इस वक्त की जा रही है। एफएसएल की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।
वहां से कई सबूत इकट्ठा किए गए हैं और जल्द ही इस हत्याकांड की सच्चाई सामने आएगी। डीसी एसपी ने शहरवासियों से अपील की कि लोग किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अगर किसी प्रकार की कोई सूचना लोगों को मिलती है तो सूचना को प्रशासन को जरूर दिया जाए। कमल देवगिरी हत्याकांड की एसआईटी अब जांच करती नजर आएगी और उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्द इस पूरे हत्याकांड के पीछे कौन लोग शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी भी होगी और इसके ऊपर से पर्दा भी उठेगा। की तरफ से और जिला प्रशासन की ओर से हम लोग अपील करना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान न दें। कहीं भी आपको कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। स्थिति अभी सामान्य है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त है। कहीं भी आपको कोई सूचना प्राप्त होती है आप तुरंत हम लोग को सूचित करें। जो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग बॉडी का क्रिमेशन हो चुका है और भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। हम लोग सभी लोग पवन चौक पर उपस्थित हैं और शहर के 17 सेंसिटिव लोकेशंस पे मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं और सीआरपीएफ साथ ही साथ रैफ और पुलिस बल सभी जगह पर मौजूद है। चक्रधरपुर में कमल देवगिरी की हत्या की वजह से शहर में तनाव की स्थिति है। अपराधियों द्वारा हत्या के बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इलाके में धारा 144 को लागू कर दिया गया था, लेकिन शव यात्रा के दौरान भारी संख्या में पुलिस की तैनाती रही भीड़ के सामने, लेकिन ये पुलिस भी बौनी नजर आई और भीड़ ने इस दौरान जमकर पथराव किया। कमल देवगिरी की हत्या पर कोहराम, हत्या के विरोध में जमकर बवाल, शव यात्रा के दौरान भीड़ का पथराव, बढ़ाई गई सुरक्षा, धारा 144 लागू। चाईबासा के चक्रधरपुर में हिंदूवादी युवा नेता और गिरिराज सेना प्रमुख कमल देवगिरी की हत्या के बाद कोहराम मचा है। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस ने धारा 144 लगा दी है, लेकिन भीड़ का आक्रोश पुलिस की व्यवस्था पर उस वक्त भारी पड़ गया जब कमल देवगिरी की शव यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में हजारों की भीड़ जमा थी और जैसे ही पवन चौक पर कमल देवगिरी का शव रखा गया, दोनों तरफ से समुदाय विशेष के खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई, जिसके बाद भीड़ ने दनादन पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। काफी देर तक पुलिस भीड़ के आगे मूक दर्शक बनी रही और बेकाबू भीड़ दुकानों पर पथराव करती रही, जिसमें आधा दर्जन से अधिक दुकानों को नुकसान की खबर है। वहीं मौके पर तैनात एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी का भी शीशा टूट गया। शनिवार की शाम अपराधियों ने कमल देवगिरी की हत्या उस वक्त बम मारकर कर दी थी जब वो बीजेपी के बड़े नेताओं से मिलकर अपने घर लौट रहे थे। कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल भी होने वाले थे, लेकिन लौटते वक्त वो अपराधियों के निशाने पर आ गए। फिलहाल तनाव को देखते हुए धारा 144 लगाई गई है और भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी है। जो अग्रीड फैमिली है उनके सपोर्ट में प्रशासन है और साथ ही यहाँ पे शहर में शांति व्यवस्था बनाने के लिए भी पुलिस तैनात है, मजिस्ट्रेट तैनात है। किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रशासन पूरी तरह से सहयोग कर रहा है। शव यात्रा के दौरान पथराव के बाद भारी संख्या में दलबल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने पथराव कर रहे उपद्रवियों को खदेड़कर हालात पर काबू पा लिया, लेकिन हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। कमल देवगिरी की अंतिम यात्रा में बीजेपी के कई बड़े नेता, जिसमें पार्टी के जिलाध्यक्ष से लेकर पूर्व विधायक भी शामिल थे। ऐसे में इस हत्याकांड को लेकर बवाल सियासी रंग भी लेता जा रहा है। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, चाईबासा। और बड़ी खबर साहिबगंज से आ रही है, जहां पर मिर्जा चौकी रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे आ गया। पूरी की पूरी मालगाड़ी उसके ऊपर से गुजर जाती है। गनीमत रही कि इस शख्स की जान बच पाई। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त, जहां पर ये शख्स जिस दौरान रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहा था, मालगाड़ी खुल जाती है। हालांकि ये शख्स इस पटरी पर लेटकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता और इसमें ये सफल भी हो जाता है।
शराब के नशे में यह शख्स बताया जा रहा है, जो मालगाड़ी के नीचे से होकर पटरी पार कर रहा था और इसी दौरान अचानक से यह मालगाड़ी खुल जाती है। व्यक्ति उसी बीच फंस गया। जान बचाने के लिए दोनों पटरियों के बीच ही ये लेटा नजर आया और इससे इसकी जान बच पाई। मालगाड़ी के गुजरने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर पहुंचता है और वहीं पर लेट गया। व्यक्ति के ऊपर से मालगाड़ी के गुजरने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की, जिनके दौरे के कार्यक्रम में फिर बदल किया गया है। द्रौपदी मुर्मू अब 2 दिनों की जगह 1 दिवसीय झारखंड दौरे पर आएंगी। पहले वो आज ही झारखंड आने वाली थी, लेकिन अब 15 नवंबर को रांची पहुंचेंगी। राष्ट्रपति का देवघर दौरा स्थगित हो गया है। वहीं रांची में राजभवन के भी सभी कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। मंगलवार 15 नवंबर को राष्ट्रपति सुबह 8:20 पर रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से वे 8:30 पर हेलीकॉप्टर से सीधे भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली खूंटी के उलिहातू गांव जाएंगी और धरती आबा को नमन करेंगी। उलिहातू गांव में करीब आधा घंटा वक्त बिताएंगी और वहां से फिर वापस रांची एयरपोर्ट लौटने के बाद द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए रवाना हो जाएंगी। झारखंड में सीएम से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में निर्वाचन आयोग की ओर से राज्यपाल को लिफाफा भेजा गया, लेकिन ये लिफाफा 80 दिन बीतने के बाद भी खुल नहीं पाया है। इस लिफाफे से झारखंड की सत्ता और सियासत दोनों में बेचैनी का माहौल है। जेएमएम की ओर से लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि चिट्ठी में आखिर क्या है, इस बारे में राज्यपाल को बताना चाहिए। इसे लेकर निर्वाचन आयोग तक को पार्टी की ओर से पत्र भेजा गया, लेकिन 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच का मामला बताकर इसे हर बार निर्वाचन आयोग ने टाल दिया। जब तक लिफाफा नहीं खुलता है और उसमें क्या कुछ निर्वाचन आयोग की ओर से राय दी गई है, इस बारे में राज्यपाल नहीं बताते हैं, तब तक सियासी तूफान जारी रहने की आशंका जाहिर की जा रही है। पंद्रह नवंबर 2022 को झारखंड अपने 22 साल पूरे करने जा रहा है। जहां राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में राज्य स्थापना दिवस को लेकर बड़े समारोह की तैयारी की गई है और बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। इन पंडालों में राज्य सरकार की ओर से चलाए जाने वाले तमाम योजनाओं की विस्तृत जानकारी और उससे संबंधित कटआउट्स लगाए गए हैं। राजधानी के मोरहाबादी मैदान में इन पंडालों को देखने वाले लोग भी झारखंड की विकास यात्रा को देखकर बेहद उत्साहित हैं। राज्यवासियों की माने तो झारखंड ने इन 22 सालों में विकास की एक लंबी दूरी को तय किया है, लेकिन कई मायनों में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी है। रांचीवासियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। 15 नवंबर 2022 को राज्य स्थापना दिवस के दिन झारखंड की उम्र 22 साल की हो जाएगी, यानी एक पीढ़ी जवान हो गई। लेकिन झारखंड कहां बढ़ा, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी में, जहां 15 नवंबर को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम जो कर सकते हैं समारोह की तैयारी की गई है और बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं। चूँकि वास्तव में झारखंड विकास को लेकर 22 सालों में एक लंबी यात्रा कर चुका है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग भी हैं, कुछ यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि सर 22 सालों में झारखंड की उम्र 22 साल हो गई, एक पीढ़ी जवान हो गई। तो हम लोग आज की तारीख में, चूँकि आप लोग राजधानी के काफ़ी पुराने लोग हैं, आप लोग क्या महसूस करते हैं? देखिए, इन 22 सालों में झारखंड तरक्की किया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड पर बहुत काम हुआ है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, खासकर रांची का काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन चूंकि ये खनिज संपदा से भरपूर हमारा राज्य है, तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन इससे कुछ और भी ज़्यादा था। झारखंड बनने के बाद हमने ये देखा है कि स्वास्थ्य के ऊपर काफ़ी काम किया गया है। हमारे जो मंत्री है बन्ना गुप्ता जी,
ये रिम्स पर काफ़ी ध्यान दिया इन्होंने। पहले जो रिम्स की व्यवस्था थी और आज की व्यवस्था उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। मेरा मानना है कि यहाँ पे अभी भी डर, भय, चिंता लोगों में अभी भी बहुत व्याप्त है। हिंसा बहुत है, ज़मीनों के दाम बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन जो होना चाहिए, जो राज्य का आज औद्योगिकीकरण होना चाहिए, वो नहीं के बराबर हुआ है। साफ कहना लोगों का कि 22 सालों का सफ़र जो है, वास्तव में झारखंड को जितनी ऊंचाई पर जाना था, शायद झारखंड अभी उतनी ऊंचाई पर नहीं है। 22 साल का शरीर जरूर है, लेकिन उस शरीर को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और बड़ी खबर इस वक्त गढ़वा से आ रही है, जहां पर बेखौफ बालू माफिया नजर आ रहे हैं। गढ़वा में बेखौफ बना बालू माफिया। विशनपुरा सीओ को रौंदने की कोशिश की गई है। बालू लदे ट्रक से सीओ को रौंदने की कोशिश की गई। बचने के दौरान सड़क पर सीओ जो है वो गिर जाती हैं। हाईवा जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसडीएम की गाड़ी भी कुचलने के दौरान कोशिश की गई है। गढ़वा में देखिए बालू माफिया किस कदर बेखौफ है। यही वो ट्रक जिससे कुचलने की कोशिश की जाती है, हाईवा के जरिए बाल बाल बचे हैं सीओ। बालू लदे ट्रक से कुचलने की कोशिश की गई और बचने के दौरान सड़क पर ही सीओ जो है वो गिर जाती हैं। सूचना के आधार पर हम लोगों ने चेकिंग चलाया और पता चला जब एक हाईवा क्रॉस कर रहा था उधर से, अवैध उत्खनन से बालू लदा हाईवा था। उसके बाद हमने रोकने का प्रयास किया, वो गाड़ी नहीं रुकी, काफ़ी तेज़ी से निकलते हुए भागी और वो गाड़ी जा रही थी नगर बिशनपुरा नगर मुख्य मार्ग से होते हुए नगर की तरफ। मैंने नगर थाना में कांटेक्ट किया, संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद मैंने एसडीएम नगर सर को फ़ोन किया तो सर आए, फिर उन्होंने भी रोकने का प्रयास किया, पर हाईवा इतनी तेज़ी में था कि उनकी गाड़ी को उसने धक्का मारते हुए मतलब मारने का प्रयास करते हुए वो आगे बढ़ गया। धनबाद में अवैध कोयला कारोबार करने वाले तस्करों का मनोबल 7वें आसमान पर है। यहां जरा सी बात पर तस्कर लोगों की पिटाई कर दे रहे हैं। घटना बरोरा थाना क्षेत्र के बरोरा बस्ती की है, जहां पर कोयला तस्कर ने संतोष महतो को पीटकर जख्मी कर दिया। उसकी गलती बस इतनी थी कि घर के सामने वो बाइक पर बैठकर बात कर रहा था और उसकी वजह से कोयला लोड करने जा रहे ट्रैक्टर को रुकना पड़ गया। इस घटना के बाद पीड़ित के साथ स्थानीय लोग बरोरा थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई गई। द्वारी के पास खड़ा होकर मोटरसाइकिल से फोन से बतियाने लगे, तो पीछे से 3-4 ट्रैक्टर आ रहा था, तो बोला यहाँ गाड़ी हटा। हम बोले कि हाँ हटा रहे हैं, रुको। तो बोले जल्दी हटाओ नहीं तो यहाँ मार के फाड़ देंगे। हम बोले काहे? बोले कि यहाँ जाना, हम लोग को कोयला लोड करना है, तो तुरंत हटाओ यहाँ से। कैसा कोयला? चोरी का कोयला। रात को कौन सी चोरी का कोयला लेने जा रहा था। कहाँ मारपीट हुआ? हमारा घर के पास, हमारा घर को द्वारी में। कहाँ? बरोरा बस्ती। देवघर के सलूना टांड मोहल्ले में जमीन विवाद को लेकर बमबारी और गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों का यह कहना है कि जमीन को लेकर दोनों पक्षों के बीच मीटिंग हो रही थी, बातचीत हो रही थी और इसी बीच करीब 6 लोगों ने बमबारी और हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति गणेश उर्फ मंगरू मेहता की मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया है। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने जमीन पर कब्जा करने के लिए हमला करवाया। जमीन तो रैयत का संतू का जमीन था सर। भूमाफिया लोग बोल रहा था कि जमीन हमको दे दो जबरदस्ती। बूढ़ी जिसका जमीन था, बूढ़ी बेचारी वही है। अच्छा, क्या चीज में बूढ़ी का ना सब बाइक से आया, बाइक रोका रेलवे पटरी के ऊपर और पटरी के ऊपर से भाग गया। राजधानी रांची में पिछले 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। जी हां, मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत की ओर से आने वाली सर्द हवाओं की वजह से राजधानी रांची में पारा लगातार लुढ़क रहा है। राजधानी रांची के कांके में सोमवार की सुबह न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी में सुबह में कनकनी भी अब बढ़ चुकी है, जिसे लोग महसूस कर रहे हैं और यही असर है कि मॉर्निंग वॉकर्स जो बड़ी संख्या में पहुंचा करते थे मोरहाबादी मैदान में मॉर्निंग वॉक करने के लिए, उनकी संख्या कम नजर आती है। जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। राजधानी रांची में गुलाबी ठंड अब कनकनी में बदलती जा रही है। पारा दिनों दिन गिर रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर भारत की ओर से आने वाली सर्द हवाओं के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में। वही मोरहाबादी मैदान जहां सुबह सुबह मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं और पारे को काफ़ी शिद्दत से महसूस करते हैं।
सर जो पारा गिर रहा है दिनों दिन, इसके क्या नहीं कैसा महसूस कर रहे हैं? 2 दिन 3 दिन पहले तक तो इतना नहीं था, लेकिन आज तो हम लोग को लगा कि मतलब कि टोपी वोपी सब कुछ लगा के आना चाहिए। ठंड काफ़ी बढ़ गया है और थोड़ा सा हम लोग अब लेट करेंगे आने में। धन्यवाद। तो ठंड बड़ी है तो कितना प्रिकॉशन ले रहे हैं? हाँ, आज मैंने टोपी लगा के आया हूँ। अभी फिर 2 राउंड मारा, उसके बाद अब मिजाज ठीक हो गया है। ठंड लेकिन बढ़ गई है। ठंड को भगाने के उपाय किए जा रहे हैं अपने अपने तरीके से। आप तो सब पूरा जैकेट पहने हुए हैं। जी, अभी हमने भी 4-5 दिनों पहले बिहार से आया मैं, उसके बनस्पत यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, फिर पूरा प्रिकॉशन में चलना पड़ रहा है, इसीलिए बिहार के मौसम से यहाँ ज़्यादा ठंड लग रही है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बिहार के बनस्पत बहुत ज़्यादा अभी ठंड है, खासकर मोराबादी में, कांके रोड में बहुत ज़्यादा ठंड है। यही राजधानी रांची है जो बताती है कि अगर आप हमारे यहाँ आते हैं तो हम ठंड को किस तरीके से पेश करेंगे, आप देख लीजिए। पहले जो आते थे 2-3 दिनों पहले आते थे, उस समय का जो पारा आज का पारा में कितना अंतर है? अभी तो ज़्यादा है, ठंड भी ज़्यादा हो गई है, अभी ठंड ज़्यादा ही हो गई है। सुबह तो ज़्यादा ही ठंड हो जाता है। अच्छा, पहले आते थे तो क्या शॉल की जरूरत पड़ती थी? नहीं, कल तक हम लोग शॉल उतना नहीं लेके आए थे, आज हम लोग को लेके चलना पड़ा। ठंड। आप कितना ठंड महसूस कर रही हैं मैडम? ठंड तो बढ़ गई है, पिछले 3-4 दिनों में हम लोग पहले आते थे तो शॉल में और स्वेटर में गर्मी लगने लगती थी टहलने में। अभी है कि ज़रूरत महसूस हो रही है कि शॉल स्वेटर हो पास में, ठंडी हवा चल रही है तो कनकनी का एहसास हो रहा है। जी, लोग साफ बता रहे हैं कि कनकनी का एहसास हो रहा है। जो राजधानी से थोड़ी ही दूरी पर जो कांके है वहाँ का जो पारा है आज जो है वो 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारा दर्ज किया गया है। मतलब साफ है कि ठंड भी अब कह रहा है कि वेलकम नहीं करोगे हमारा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। गोड्डा के पुड़ैहाट स्टेशन पर 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक लाइफलाइन एक्सप्रेस के जरिए लोगों का इलाज किया जाएगा। इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के तहत शुरू हुई ये ट्रेन पूरे भारत में घूम घूम कर गरीब लोगों का इलाज करती है। 10 महीने के अंतराल में ये ट्रेन दूसरी बार गोड्डा पहुंची है। उपायुक्त ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि अगर मरीज जिले के सुदूर क्षेत्रों से आएंगे तो उन्हें लाने के लिए इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन की तरफ से बस के भी इंतजाम किए जाएंगे। वहीं पुलिस प्रशासन ने भी इस अभियान के लिए खास तैयारी की है। जैसे आंख की जांच और मोतियाबिंद की जांच की जाएगी 15 से 20 नवंबर तक, और जांच के बाद फिर 16 से 21 नवंबर तक उसमें आप लोगों को जो ऑपरेशन के लिए फिट होंगे उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।